नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, और इस मौके पर उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी को लेकर चर्चा भी की और साथ ही उन्होंने गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। ज्योति रौतेला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। पिछले दिनों जो है कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा भी देहरादून आई थी और कुछ टिप्स देकर गई थी। महिला हमारे साथ इस समय प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, अगर बात करें, लगातार जो है पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। पिछले दिनों भी जो है महिला आपकी प्रभारी आई थी उत्तराखंड में, कुछ टिप्स भी देकर गई थी। अब आप जो है लगातार जो है पौड़ी विधानसभा से जो है अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से जो है अब आप पार्टी को आगे देखना चाह रही हैं? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस के वर्कर हैं, तो जरूर चाहते हैं कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हमारी पार्टी जीत के आए, हम लोग सरकार बनाने में, केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। और मैं पौड़ी लोकसभा से दावेदारी कर रही हूँ क्योंकि मेरा वो गृह क्षेत्र है। मैं 2012 से तो वहाँ पे 2012 मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं से हुआ है, लैंसडाउन से। मेरी पढ़ाई लिखाई सब उस जगह से, तो मेरे को उस जगह से बहुत ही अपनत्व है और मुझे लगता है कि मुझे मेरे क्षेत्र में काम करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए और उसके लिए मैं ये दावेदारी कर रही हूँ। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अगर हम लोग अपने उत्तराखंड की ही बात करें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अंकिता भंडारी के साथ जो ये सरकार न्याय नहीं कर पाई वो बहुत बड़ा मुद्दा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि हॉस्पिटल बने हैं, पीएचसी बना हुआ है, लेकिन वहां पे एक एक्सरे मशीन तक नहीं है, डॉक्टर तक नियुक्त नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है। स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का जो हाल है, हर जगह टीचर्स अवेलेबल नहीं है। ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ का हर बच्चा आज पहले फौज में जाता था, लेकिन जो अग्निवीर योजना इन्होंने थोपी है भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, ये कहीं ना कहीं बच्चों को बेरोजगारी की तरफ और धकेल गया। तो उत्तराखंड में मुद्दों की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। बस उन मुद्दों को लेके लोगों से बात करने के लिए हम लोगों उन लोगों के बीच में अब ये हमारे महिला कांग्रेस के जो 15 फरवरी तक 5 सम्मेलन हर लोकसभा में हम लोग करने वाले हैं, उनके तहत हम लोग यही बात करना चाहते हैं कि हमारी जरूरतें क्या है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी के साथ जो न्याय नहीं हो पाया वो बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के प्रति जो अपराध पूरे उत्तराखंड में बढ़े हैं पिछले 1.5 से 2 साल में, वो बहुत बड़ी संख्या इस देवभूमि के लिए है। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। अगर बात करें, लगातार जो है उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। ग्राफ जो है तेजी से बढ़ा है, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। एनसीआरबी की पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उस पर चिंता व्यक्त की थी। आप किस रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं जो है सरकार फेल है इन अपराधों को रोकने में? जी, मैं तो बिल्कुल बोलूंगी कि सरकार फेल है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपका इसका मतलब इतना मजबूत नहीं है कि आप जो महिलाओं के प्रति जो आज रेप केसेस बढ़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं, वो फेलियर सरकार का ही है। और आप अगर देखेंगे कि अंकिता भंडारी के बाद भी पूरे प्रदेश में अभी तक इतने रेप केसेस जो आए हैं, और उसमें राजधानी ये है देहरादून, इसमें 273 केस रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले मई 2022 से लेकर 2023 अगस्त तक। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर ये संख्या वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, हमारे यहाँ अभी भी ये लोगों की मानसिकता है कि अगर किसी के साथ कुछ हो भी जा रहा है तो उनका परिवार या समाज के डर से वो केस रजिस्टर नहीं कराते हैं। तो अगर 2473 केसेस हमारे प्रदेश में एक साल में रेप केसेस या डोमेस्टिक वायलेंसेस के केस उसमें शामिल हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है और ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना इस सरकार का काम है। मैम, अगर बात करें जो है अभी पलायन को लेकर भी अगर बात करें, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है पलायन को लेकर, लेकिन स्थिति अभी भी जो है धरातल पर उतनी टिकाऊ नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपकी जो विधानसभा है पौड़ी, वहां पर अगर बात करें तो अभी क्या स्थिति है फिलहाल पलायन को लेकर? मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पलायन है वो हमारी लोकसभा से हुआ है, पौड़ी लोकसभा से। और देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है, क्योंकि जब तक आपके पास रोजगार नहीं होगा आप उस क्षेत्र में रह सकते हैं। जो आप लोग बोलते हैं कि गांव में जाइए, गांव में रोजगार बढ़ाइए, गांव में पानी नहीं है, सड़कें नहीं पहुंची हुई, कहां से आप रोजगार बढ़ाओगे? तो
जो सबसे बड़ी पोजीशंस में लोग हैं वो भी पौड़ी के, पूरे देश में पौड़ी से हैं, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा पलायन है वो पौड़ी गढ़वाल से है। और उसका बहुत बड़ा कारण क्योंकि हमारे पास वहां पे रोजगार के साधन नहीं है, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है बच्चों के लिए, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इसके वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। हर खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। यह थी हमारे साथ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी, जिन्होंने कहा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है पार्टी मजबूती से लड़ने जा रही है चुनाव। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, जिससे महिलाएं जो है रात देर बिरात भयमुक्त होकर भी घूम सकें। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर। अगली खबर देहरादून से है, जहां रायवाला थाना पुलिस ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले 2 मंचलों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बता दें कि आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। और वहीं रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान 2 युवक उसे रास्ते में मिले, जिन्होंने बेटी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर नमिता सैनी को जिम्मेदारी सौंपी। बता दें कि पुलिस के गिरफ्त में 2 मंचले। बता दें कि परिजन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। दरअसल 2 मंचले नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे और परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 मंचलों पर केस दर्ज किया। देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल 16 वर्षीय लड़की मोबाइल में रिचार्ज कराने गई थी और इस दौरान 2 मंचले मिले और लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। वहीं बता दें कि नाबालिग के विरोध करने पर मंचलों ने नाबालिग के साथ मारपीट भी की और उसके बाद परिजन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चरस तस्करी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 250 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरत विहार में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान स्कूटी पर आ रहे एक युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान बनखंडी के रहने वाले शुभम के रूप में हुई। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है और ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चरस तस्करी में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 250 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। दरअसल मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि चरस तस्करी में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वर्ष 2024 में होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों में जुट गई है और बता दें कि जिसके चलते राजधानी देहरादून के सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित हुई और इस
इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है, अपेक्षा की जा रही है और जिसे लेकर सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव है, जिसे देखते हुए शौचालयों में फ्लोर हीटिंग की सुविधा की जाए और ताकि शौचालय साफ रह सके। और साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि और भी ज्यादा यात्री यहां आएंगे और हमारे चार धामों का दर्शन करेंगे। तो पहली बैठक यह है, इसमें सभी लोगों को बता दिया गया है तैयारी करिए, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर बनना होता है। और हम लोगों ने कहा है कि केदारनाथ के अंदर जो वहां पर अच्छी किस्म का टूरिस्ट आता है और भी जो टूरिस्ट आते हैं, सब पर्यटकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाएं वहां थोड़ा अभाव है, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि फ्लोर हीटिंग टॉयलेट्स के अंदर वायर्स लगाए जाएं, जिससे कि फ्लोर हीटिंग हो। देखिए, आप जानते हैं कि बीच के वर्षों में कोविड के कारण से जो हमारी चारधाम यात्रा थी वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी और इससे जो प्रदेश की आर्थिकी है उस पर भी कई विपरीत प्रभाव पड़ा था। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जो चारधाम यात्रा है उसको फिर वो पटरी पर आई और विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा रही है उसने नए कीर्तिमान प्रदेश में स्थापित करे हैं श्रद्धालुओं की संख्या का। इस वर्ष भी हमें अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। तो इस दृष्टि से आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज के अध्यक्षता में जो यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनकी बैठक रखी गई थी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो बनबसा में रेलवे गेट के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जनक चंद उम्र 17 वर्ष और चांदनी का रहने वाला था। बता दें कि एकाएक हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार की शाम की बताई जा रही है। जीआरपी द्वारा मृतक का पंचनामा भरने के बाद मृतक को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। काम ढूंढते बोल के अपने मम्मी के पास से गया, वो काम ढूंढने के लिए गया। लेबरी में पीछे ठेकेदार आते थे, उनके साथ काम करने के लिए लेबरी के 2-4 दिन करता हूँ बोल के गया था वो यहाँ से घर से। अब ऐसा घटना घट गई। क्या हुआ कुछ? मेरा उसके पास फोन था, मैंने फोन किया, पुलिस वालों ने फोन पकड़ा। उन्होंने बताया कि आपके लड़के के पहले तो फोन गिरा हुआ मिला बोल के बोला। बाद में पुलिस वालों ने बोला कि चोट लगी है, यहाँ आ जाओ आप, बोला पुलिस वालों ने। बनबसा थाने में? बनबसा स्टेशन में। फिर वहां पर आपने जाके क्या देखा? वहां पर देखा लाश पड़े हुई देखा। जीआरपी पुलिस द्वारा जनक चंद्र पुत्र श्री हरिश्चंद्र, जिनकी उम्र युवक की 17 साल थी, पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उस युवक का सर है वो धड़ से कटकर अलग हो गया है, जिस वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मृत्यु होने लग रहा है। मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। देहरादून में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुकाम के मामले देखने को मिले हैं। दून अस्पताल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है और जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं मरीजों का उपचार किया जा रहा है। और इस बात को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू ओपीडी में ज्यादा मरीजों का आना नहीं हो रहा, लेकिन जिस भी मरीज में फ्लू या कोविड के जांच का आसार दिख रहे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ओपीडी कोई हमारी बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ी है, ऐसी बात नहीं है जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की ओपीडी रहती है। लेकिन हाँ,
जाड़ों में जिस तरह से एक पोल्यूशन हवा में, ठंडी हवा में ज़्यादा देर ठहरता है, उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनकी पुरानी बीमारियां हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू ओपीडी भी चलाई है, तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे एक रूटीन में पेशेंट आते हैं, उनकी अगर हमें लगता है कि फ्लू की जांच या कोविड की जांच करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। तो इसमें एक दो केस इस तरह के पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी लगभग सभी मरीज अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। शहर की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण का हल ढूंढने को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, संस्कृति कर्मी, लोक कलाकार, बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न समस्याओं, ट्रेचिंग ग्राउंड निर्माण के जरिए शहर का कूड़ा निस्तारण किया गया। बढ़े हुए पेयजल बिल और भवन के शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने चर्चा करते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की और अपने अपने सुझाव भी दिए। आपका सामने रखना चाहिए। महासम्मेलन के बजाय ये कहें कि शहर को लेकर जो चिंता हो रही है, पहली बार सारे लोग, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें राजनीति से अलग हट करके अपने लिए, अपने शहर के लिए बात करने में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी चिंता को लेकर के पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि 1994 के बाद ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अपनी जमीन की चिंता को लेकर सब लोग एक मंच पर आए और सब लोग आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सारे संगठनों के लोग, दलों के लोग एक मंच पर आए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये इसकी आवश्यकता है कि हम अपने शहर को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे शहर में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित हो। इसको लेकर के ये चिंता की जा रही है। पौड़ी की समस्याओं व उनके समाधान के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मैं आज देख रही हूँ सारे जितने संगठन हैं, एनजीओज हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पौड़ी के, जो पौड़ी की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे हैं। मौके बहुत सारे हमें मिलने चाहिए आगे ऐसे। और मैंने भी अभी कुछ समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बट हाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि हम बात करते हैं पलायन की, सफाई की और यहाँ पे रोजगार की, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। और अभी भी अब हमारा सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है और लोग अपने कई वक्ता यहाँ पे अभी बचे हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरी तरफ से भी 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने बोला है, जैसे व्यापार कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी शहर का, तो हमारे पौड़ी शहर में अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं परेशानी में है। ऐसे कूड़े की समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं, तो इन सब पे अभी चर्चा चल रही है और आगे जाके हो सकता है कि हम एक ग्रुप भी बनाएं, यहाँ पे एक ग्रुप बना के इन चीजों पे हम लोग सॉल्यूशंस के साथ बैठेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम ने स्थानीय लोगों और एनसीसी के छात्रों के साथ मिलकर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ खुद झाड़ू लगाकर किया। मौके पर तमाम स्वयंसेवी भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सांस्कृतिक उत्सव 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मनाया जा रहा है और इसलिए प्रतिदिन शहर के अलग अलग मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के पर्यावरण मित्र सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नगर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ रखने में लोगों से सहयोग की अपील भी की है। ये हमारी जो अपर मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, उनके निर्देशन पर सभी नगर निकायों में, नगर निगमों में और हमारे पूरे नगर के अंतर्गत ये कार्यक्रम
शासन के स्तर पर भी इसके निर्देश हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुख्य नगर आयुक्त श्रीमान शैलेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे ऋषिकेश के उप जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, उन्होंने आते ही बागडोर संभाली है। स्वच्छता ही सेवा का संदेश इसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि महीने में एक बार ऐसा आयोजन लगातार होना चाहिए, क्योंकि जो ये नगर है, ये नगर हम सबका है और इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम लोग जो है सांस्कृतिक उत्सव के शुभ अवसर पर, जो कि हमारा 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, उसमें नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत हम लोग जो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर आज सफाई कर रहे हैं। इसके बाद हम गुरुद्वारे में जाएंगे, क्योंकि आज प्रकाश पर्व भी है, 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जयंती है वहां पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वो है, फिर हमारे चौक चौराहे हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। इस समय हमारे साथ जो है भरत मंदिर इंटर कॉलेज के जो एनसीसी का जूनियर विंग, सीनियर विंग, गर्ल्स बॉयज और एनएसएस के बच्चे हैं, और साथ में तमाम जो ऋषिकेश के जो है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अन्य समूह हैं, लोग हैं, और नगर निगम के सहयोग और उससे ये लोग कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। देहरादून रोड पर शिव दुर्गा मंदिर में बता दें कि भगवान की मूर्ति तोड़ने के आरोपी मानसिक रूप से कमजोर युवक निकला। आरोपी 7 साल पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से गुजरात के भावनगर से लापता हो गया था, जिसकी शिकायत भावनगर थाना में दर्ज की गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भावनगर पुलिस और परिजनों से संपर्क कर ऋषिकेश बुलाया। अपने 7 साल पहले खोए हुए बेटे को देखकर परिजनों की आंखें भर आई। परिजनों ने बेटे के मिलने पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं मंदिर की मूर्ति खंडित करने पर भी दुख जताया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस प्रकार की हरकत को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने शिव दुर्गा मंदिर के प्रबंधक के आरोपी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसके भाई के हवाले कर दिया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज रानीखेत पहुंचे। कैंट कार्यालय में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन नेगी और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं से अजय भट्ट को अवगत कराया। इस दौरान चौबाटिया में सेना द्वारा मुख्य सड़क को आम जनता के लिए बंद करने को लेकर वार्ता भी की गई, जिसके लिए अजय भट्ट ने शीघ्र समस्या का समाधान करने की बात भी कही। विधायक रहा हूं, जनप्रतिनिधि रहा हूं, तो इसके कार्यकर्ताओं का स्नेह देखकर गदगद हूं। और सभी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता यहाँ आई है और कई समस्याएं यहाँ की हैं। लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित समस्याएं बताई हैं। कहीं कहीं पर छुटमुट खटपट भी होती रहती है आर्मी और सिविलियन में, उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं और निकट भविष्य में ये तय भी कर रहे हैं कि हमारी उत्तराखंड की सरकार वैसे कैबिनेट से पास कर दिया है, जितनी जल्दी जो प्रारूप चाहा है केंद्र सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, उस पर अगर आंकड़े आ जाते हैं, उसके अनुसार रिपोर्ट आती है, तो फिर जल्दी ही हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड जहां जहां हैं वो सिविल एरिया जितना भी है उनका, वो नगर पालिका, नगर महापालिका जहां की जैसी स्थिति होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।